नमस्कार, देव भूइयां आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के भूगोल की जो सीरीज आपके सामने रखी जा रही थी एक के बाद एक, इसी कड़ी में मैं आज उत्तराखंड के इतिहास को आपके सामने लाया हूं और उसमें भी सबसे पहले मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास, चंद और परमार वंश। चूँकि उत्तराखंड के इतिहास में चंद और परमार वंश से पहले कार्तिकेयपुरी राजवंश, कुलिंद वंश और अनेक छोटे-छोटे जो साम्राज्य या जो राजवंश थे वो चले हैं, लेकिन उसको भी हम एक सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर पर अध्ययन किया जाए तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चंद और परमार से बन रहे हैं। इसी कड़ी में हमने परमार वंश को आपके सामने रखा है। इस संपूर्ण परमार वंश में हमें 5 या 6 क्लास आपके सामने रखनी है। उसमें सबसे पहले परमार वंश के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है, वो ये देखिए मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास, और कुमाऊं में चंद वंश और गढ़वाल में परमार वंश, ये हमारा विशेष टॉपिक रहेगा आज। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है 828 से लेकर 1 अगस्त 1949 को, यानी 828 से पहले उत्तराखंड में परमार वंश या पंवार वंश का उदय क्या नहीं हुआ था, ये सब इसमें आएगा। चूँकि हमने पढ़ा है कि उत्तराखंड में सबसे पहला प्राचीनतम जो राजवंश है उत्तराखंड का कुलिंद राजवंश है, और कुलिंद के बाद उत्तराखंड में कई बाहरी शक्तियों का अधिकार हो गया था, जैसे शक और कुषाणों का अधिकार हो गया। और उसके बाद उत्तराखंड की जनजातियां, जैसे यौधेय जनजातियां थी यहाँ की, वो भी यहाँ पर अधिकार करती रही। और फिर धीरे धीरे यहीं पर परवर्ती कुलिंदों ने, जिसे हम कर्तपुर राज्य के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। और फिर उत्तराखंड में भारत में शासन करने वाली शक्तियाँ भी अधिकार कर रही थी, जैसे हर्षवर्धन का दामाद गृह वर्मा, और इन वंशों का भी यहाँ पर अधिकार रहा, अर्थात यानी हर्षवर्धन का वंश पुष्यभूति वंश। तो एटलीस्ट जो भी रहा हो, उत्तराखंड का जो राज्य था या तो उत्तराखंड का जो भूभाग था अनेक छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो रहा था, बढ़ गया था। और हर्षवर्धन के बाद के काल को तो उत्तराखंड में बहुराजकता का युग कहा जाने लगा, यानी उत्तराखंड का राज्य बाहरी आक्रमणों का एक हिसाब से शिकार होता गया। कई राज्य आए गए, ये सब अनेक राज्य स्थापित हो गए। अंततः उत्तराखंड के मूल के लोग जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी होंगे, उन्होंने कत्यूरियों के शासनकाल के अंत में, जब कार्तिकेयपुरी राजवंश चल रहा था, कार्तिकेयपुरी राजवंश की स्थापना हमारे वहाँ जोशीमठ में मानी जाती है, चमोली के जोशीमठ में, यानी कार्तिकेय नगर कहा जाता था उसे। और संभवतः कर्तपुर राज्य की राजधानी भी यही हुआ करता था। और फिर बाद के कालों में जो कत्यूरी साम्राज्य कहते हैं हम जिसको, वो कार्तिकेयपुरियों का ही क्षेत्र था, क्योंकि वो बैजनाथ घाटी में आकर कत्यूर कहे जाने लगे। और बाद में यही कत्यूर घाटी के जो कार्तिकेयपुरी राजवंश के लोग थे कई भागों में बढ़ते गए। अंततः मध्यकाल आ गया और फिर कत्यूरों के शासनकाल के अंतिम समय में यहाँ पर कई गढ़ों किलों का जिक्र हुआ है। ये लिखा रहता है कि उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना कब हुई या कैसे हुई। तो ये जब कत्यूरी साम्राज्य का विस्तार कुमाऊं की तरफ होने लगा तो गढ़वाल का भूभाग बच गया, और यहीं पर गढ़वाल राज्य कई छोटे छोटे गढ़ों या किलों में तब्दील सा हो गया था। और इन्हीं गढ़ों, यानी इन 52 गढ़ जिसे हम कहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के भूभाग में, उन 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण गढ़ चांदपुर गढ़ हुआ करता था, जो कि 52 गढ़ों के मध्य बीचों बीच में था और सबसे शक्तिशाली गढ़ भी माना जाता था। और सबसे बड़ी बात, उस चांदपुर गढ़ का राजा जो भानु प्रताप था, जिसे सोनपाल भी कह दिया कहीं कहीं किताबों में, तो वो विदेशियों का या फिर ये कहो कि उत्तराखंड राज्य से बाहर के लोगों का स्वागत करने में सक्षम था, करता था। इसीलिए बहुत सारे लोग 4 धाम की यात्रा के बहाने उसके राज्य में आया करते थे। तो राजा भानु प्रताप के दरबार में ही कहते हैं कि जब 52 गढ़ों में से सबसे महत्वपूर्ण गढ़ यानी चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था, तो उसी के समय वहाँ पर बहुत सारे राजाओं का आगमन हुआ करता था। उसी में से गुर्जर प्रत्यार यानी मालवा के गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक कनकपाल परमार का आगमन हुआ था। तो इसी कहानी को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये लिखा गया है कि जब उत्तराखंड में 52 गढ़ थे तो उन गढ़ों का विस्तार कहाँ था, तो उसमें से कुछ गढ़ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये कत्यूरी के शासनकाल के अंतिम समय की बात है कि कैसे प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच एक संक्रमण का काल था, और फिर धीरे धीरे उत्तराखंड पर परमार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का राज अधिकार स्थापित हुआ। तो ये 52 गढ़ों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर।
तो जैसे चांदपुरगढ़ जिसकी बात मैं कर रहा था, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण गढ़ और सबसे बीचों बीच में था और सबसे शक्तिशाली गढ़ भी गया है। इसके अलावा देवलगढ़, जो राजा देवल का हुआ करता था, देवलगढ़, तो बहुत सारे नाम यहाँ पर, लोधगढ़ लोधी का या लोधियों का हुआ करता था, मुंगरागढ़ रावत और रौतेलों का, उप्पूगढ़ टिहरी गढ़वाल में हुआ करता था, रैकागढ़ रमोलाओं का था, इनका जिक्र कहीं कहीं इतिहास में हुआ। कोयलीगढ़ और मोलियागढ़, यहाँ गंगू रमोला का क्षेत्र था, इतिहास में इनका भी बड़ा नाम था। रामीगढ़ रामी राणा जनजाति का था। तो ये बहुत सारी गढ़ों का जिक्र हुआ है जहाँ पर। तो इन्हीं में से 52 गढ़ों में से कुछ खास गढ़, जैसे खाती जाति का जिक्र होगा चंद्र शासन काल में और वर्तमान यानी आधुनिक काल तक, तो वो रामीगढ़ का क्षेत्र था जहाँ खाती जाति के लोग रहते थे। इसके अलावा लोहाबगढ़ का जिक्र होता रहता है, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर हुआ करता था एक गढ़। दसौलीगढ़ चमोली का, दसौलीगढ़ स्वराज मंडल जहाँ पर बना था, और श्रीनगर के पास लंगूरगढ़ ये क्षेत्र। तो इसके अलावा वगड़वाल और बिष्ट लोगों का गढ़कोटगढ़, लोदन और इंडियागढ़ ये सब, और रतनगढ़ और परासूगढ़ जहाँ के वीरों की किस्से इतिहास में कई बार आए हैं। बधानगढ़ जो ग्वालदम का इलाका था, और बधानगढ़ को लेकर कई युद्ध भी हुए उत्तराखंड में। मध्यकाल में बधानगढ़ इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि इसे उत्तराखंड का पानीपत कहा जाने लगा, बधानगढ़ को। तो खैर, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे इतिहास की कहानी और किस्सों को जिक्र करते रहेंगे। अजमेरगढ़, गुजड़ूगढ़ पौड़ी गढ़वाल में पड़ता था। जौनपुरगढ़ टिहरी का क्षेत्र हुआ करता था ये। और इसके अलावा नागपुरगढ़, नागनाथगढ़, जो 52 गढ़ों में इनमें से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में शामिल नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन भी बने हैं। और ब्राह्मणों का कल्याणगढ़, इसके अलावा चंपागढ़, संगेलागढ़ संगेला जाति का, सांवलीगढ़, नयालगढ़, तो ये सब 52 गढ़ों का जिक्र कहीं न कहीं हुआ है। तो इसमें से कुछ खास गढ़ जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था वो इतिहास में कहीं न कहीं सुर्खियों में रहेंगे। तो हम आने वाली अपने प्रत्येक क्लास में इनका जिक्र कहीं न कहीं करेंगे। तो एक बार के लिए फिर से आपके पास जो ये 52 गढ़ों की लिस्ट मैं सामने रख रहा हूँ, ताकि आप इनको अच्छी तरह से देख सकें। ये देखिए 52 गढ़ों की लिस्ट, और इसमें बहुत सारे गढ़ ऐसे थे जो कहीं न कहीं आधुनिक काल तक, मध्यकाल तक सुर्खियों में रहे। अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ अंततः इन 52 गढ़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था, वहाँ का राजा और वहाँ के इतिहास की जानकारी मिल रही है। चूँकि हमने लिखा है कि चांदपुरगढ़ सबसे मध्य में था, और चूँकि वो चमोली का हिस्सा भी था इस वजह से, और यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए लोग आया करते थे। तो बात है 887 ईस्वी की। लगभग 887 ईस्वी में धार गुजरात, उन दिनों मालवा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो वहीं पर धार क्षेत्र था, धारा नगरी कहते हैं हम जिसको। हमने मालवा के परमार वंश की राजधानी धारा नगरी पढ़ी है राजपूत काल में। तो वो क्षेत्र की बात हो रही। वहाँ पर परमार वंशी शासक कनकपाल, जो कि मालवा के शासक वाकपति प्रथम का भाई माना जाता है, और ये कनकपाल राजा भानु प्रताप यानी सोनपाल का भी जिक्र है। भानु प्रताप को कहीं इतिहास में सोनपाल भी लिखा गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोनपाल भी उसे ही कहा गया है। तो राजा भानु प्रताप के दरबार में धारा नगरी का परमार वंश का राजा कनकपाल आया था, क्योंकि वो 4 धाम यात्रा पर था। लेकिन इसी दौरान जब वो राजा के वहाँ आया भानु प्रताप के दरबार में, तो उसका मान सम्मान हुआ, और इसी दौरान राजा ने अपनी पुत्री का विवाह, यानी 887 के आसपास की बात है, जब भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवा दिया। ये इतिहास में लिखा गया कई जगह। अब इसका प्रमाण है या करवा दिया गया या नहीं करवाया गया, क्या हुआ, इससे संबंधित प्रमाण भी हैं। जो कनकपाल का एक लिखित प्रमाण मिलेगा अभी हमें। कहते हैं यहीं पर 888 ईस्वी में कनकपाल परमार ने गढ़वाल में परमार वंश की नींव डाल दी। तो 887 में भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करा, और 888 में कनकपाल ने यहीं पर परमार वंश की नींव डाली थी, क्योंकि चांदपुरगढ़ जिसे हम आज कह रहे हैं, वहीं उसी के पास एक कौनपुरगढ़ का इलाका हुआ करता था। चूँकि परमार वंश के राजा कनकपाल को कौनपुरगढ़ का जागीर दे दी गई थी, जो कि चांदपुरगढ़ के पास ही थी, और उसने कौनपुरगढ़ को राजधानी बनाकर आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक यहाँ पर शासन किया उसके वंशजों ने। चूँकि चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप की पुत्री थी जिसका विवाह कनकपाल से हुआ था, तो इसी वंश को आगे कनकपाल परमार के नाम से आगे बढ़ाएगा। इसीलिए यहीं पर किताबों में इसे परमार या पमार वंश कहा जाता है। अच्छा, फिर प्रमाण की बात थी जहाँ पर कि ये कहानी जो लिखी गई है ये सही है कि नहीं। तो कनकपाल का उल्लेख कहाँ से मिलता है, इसका जो उल्लेख या तिथि है कि ये लिखा है या नहीं लिखा है, तो चांदपुरगढ़ शिलालेख से मिलती है। चांदपुरगढ़ पर शिला पर यानी पत्थर पर एक लेख लिखा हुआ है,
उससे मेल खाती है इसका टाइम पीरियड, इसलिए लगा दिया आधुनिक इतिहासकारों ने कि कनकपाल ही इस वंश का संस्थापक था, जिससे हम परमार वंश के नाम से जाने जाने लगे आगे। यानी भानु प्रताप का ही वंश आगे चलकर परमार वंश कहलाने लगा, जो पहले पमार कहा जाता था। और फिर अनेक पीढ़ियों तक इस वंश में कई राजा रहे। उसमें से एक नाम है सुरपाल का, जिसे हम इतिहास में सुरतिपाल भी कहते हैं। संभवतः वो इस वंश का 15वां शासक था। और इसका भी एक अभिलेख मिला है चमोली के सुकुंडा गांव में या सुकुंड गांव में। तो अनुमान लगाया कि ये भी भानु प्रताप पाल का जो दामाद था कनकपाल परमार, उसी वंश का कोई राजा था। तो अगर प्रश्न बनाता है तो चमोली के सुकुंड ग्राम में किस परमार शासक का अभिलेख मिला हुआ है, तो सुरतिपाल का, जो कि इस वंश का 15वां शासक था। क्योंकि कई पीढ़ियां परमार वंश की इतिहास लिखे बिना चली गई, और फिर धीरे धीरे जब इतिहास लिखने वाले मजबूत होने लगे तो राजाओं का जिक्र होता गया। और फिर इसी परमार वंश का 24वां राजा का जिक्र हुआ है। तो परमार वंश के 24वें राजा सोनपाल यानी स्वर्णपाल थे। इनके लिए भी स्वर्णपाल या सोनपाल शब्द का जिक्र हुआ है। और ये बात थी लगभग 1243 से 50 के मध्य। संभवतः वो इस समय गद्दी पर बैठे। लेकिन उन दिनों चूंकि परमार वंश की राजधानी, हमने कहा कि चांदपुरगढ़ के पास कौनपुरगढ़ को इन्हें जागीर के रूप में मिली थी। और फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में इनका साम्राज्य विस्तार हुआ। और सोनपाल, जिसे हम स्वर्णपाल कह रहे हैं, इस वंश के 24वें राजा, उन्होंने भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बना दिया। आज के हिसाब से भिलंग घाटी यानी भिलंगना नदी घाटी है, जो टिहरी में पड़ता है। और फिर बहुत समय तक इसके वंशज यानी स्वर्णपाल के वंशज इसी भिलंग घाटी में रहने लगे, राज करने लगे। और इसी कारण भिलंग घाटी के वंशज सोनवंशी कहलाने लगे। तो इनको लोग सोनवंशी भी इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो राजा स्वर्णपाल के नाम से, जो इस वंश का 24वां राजा था। और फिर इसी कड़ी में आगे इस वंश का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ लखनदेव, जिसे लसनदेव लिखा गया है अभिलेखों में। इसका खुद का अपना अभिलेख मिला हुआ है। किस परमार वंश के राजा का खुद का अपना अभिलेख है, और या मुद्राएं हैं, उनमें उसका खुद का नाम लिखा हुआ है। तो वो है लखनदेव या लसनदेव। ये बात है लगभग 1310 की। और 1310 यानी तुगलक वंश की शुरुआत होने जा रही है मध्यकाल में। तो परमार वंश का 28वां राजा माना जाता है लखनदेव को। और इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि इसका जो उत्तराधिकारी था लखनदेव का, लसनदेव का, वो था अनंगपाल सेकंड। और अनंगपाल सेकंड का एक अभिलेख है जिसे हम धारशिल अभिलेख के नाम से जानते हैं। और धारशिल अभिलेख उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और उसने कहीं न कहीं लखनदेव के बारे में या अनंतपाल सेकंड अपने खुद के बारे में कई चीज़ों का उल्लेख किया है। तो ये लिखता है कि लखनदेव से संबंधित जानकारी किससे मिलती, तो अनंतपाल सेकंड के अभिलेख से। और उससे ये पता चलता है कि लखनदेव ने एक ताम्र मुद्रा प्रकाशित की थी, या उस समय ताम्र मुद्रा का प्रचलन किया था। उसके पूर्व भाग पर नागरी लिपि में लसनदेव खुद लिखा हुआ है, जबकि उसके पृष्ठभाग अस्पष्ट है, यानी पृष्ठभाग पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देता है। इससे यह अनुमान लग सकता है कि अब तक परमार वंश शक्तिशाली हो गया था, उसका राज्य स्वतंत्र हो गया था। मतलब यहाँ पर अब कत्यूरियों का या यहाँ के जो गढ़ राजवंश थे, जो बावनगढ़ थे, चाँदपुरगढ़ और उसके आसपास के अन्य गढ़, उनका प्रभुत्व धीरे धीरे कम होने लगा। और गढ़वाल और उत्तराखंड की राजनीति पर इन परमारों का आधिपत्य स्थापित होने लगा। और ये लखनदेव या लसनदेव की मुद्रा से स्पष्ट भी होता है, क्योंकि उसने स्वयं की मुद्राएं छापी हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम धीरे धीरे आगे बढ़े। और फिर अनंतपाल सेकंड का जिक्र हुआ। ये बात है लगभग 1333 से लेकर 54 की। और ये दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है। अनंतपाल इस वंश का 29वां राजा था। और ये लसनदेव का उत्तराधिकारी, इसने अपने और लसनदेव के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो उससे संबंधित जो प्रमाण है, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण 1335 में मंदाकिनी घाटी में धारशिल अभिलेख, जिसकी बात इतिहास के प्रारंभ में की जा सकती है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत में धारशिल अभिलेख। तो धारशिल अभिलेख किस राजा का है अगर पूछता है, तो अनंतपाल सेकंड का। इसमें न केवल अनंतपाल बल्कि लखनदेव का भी जिक्र है। और इसकी और क्या विशेषता है, 1335 में मंदाकिनी घाटी में मिला है। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लसनदेव तथा अनंतपाल सोनवंशी, चूंकि मैंने कहा कि स्वर्णपाल ने भिलंगना घाटी में सोनवंश की नींव डाल दी, जबकि ये थे परमारी और ये राजा रहे थे और उनकी राजधानी भिलंग घाटी थी। तो मतलब इस समय तक भी इनकी राजधानी भिलंग घाटी रही है, क्योंकि इनको कौनपुरगढ़ का क्षेत्र जागीर के रूप में मिला हुआ था। और ये लोग इस समय टिहरी क्षेत्र में शक्तिशाली थे। और धारशिल अभिलेख इस बात की जानकारी देता है। और फिर इसी कड़ी में राजा जगतपाल का जिक्र हुआ है, जो इस वंश के 34वें राजा थे। लगभग 1442 से लेकर 1460 का टाइम पीरियड है। और जगतपाल
का एक अभिलेख, ताम्र शासन अभिलेख मिला हुआ है देवप्रयाग के नाम, यानी टिहरी के देवप्रयाग में अभी तक भी राजधानी टिहरी होने की संभावना है। देवप्रयाग ताम्र शासन अभिलेख लगभग 1450 ईस्वी पवार इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। या फिर ये कह सकते हो कि उत्तराखंड का वह पहला राजा जिसका अपना ताम्र शासन अभिलेख मिला है वो जगतपाल, जबकि इससे पहले जो राजा का जिक्र हुआ था उसकी ताम्र मुद्राएं मिली थी और उसमें उसका खुद का नाम था जिसकी बात मैं कर रहा था, और वो राजा था लखनदेव। तो यानी गढ़वाल के राजा शक्तिशाली होने लगे। तो देवप्रयाग ताम्र शासन अभिलेख किस परमार शासक का है, तो आप कहेंगे जगतपाल का। अच्छा, इससे ये लगता है कि देवप्रयाग के आसपास का समस्त क्षेत्र पंवारों के अधीन था, मतलब इनका केंद्र अभी ये था, टिहरी का क्षेत्र था, भिलंग घाटी का क्षेत्र था। और इसी ताम्र शासन अभिलेख में जगतपाल को रजवार भी लिखा गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल के किस अभिलेख में पंवारों को रजवार कहा गया या जगतपाल को रजवार कहा गया है, तो यह है ताम्र शासन अभिलेख जगतपाल का, देवप्रयाग ताम्र शासन अभिलेख के नाम से। और फिर इसमें जगतपाल को वैष्णव मंदिरों में पूजा प्रबंधन हेतु भूमिदान देने का भी उल्लेख है कि यहाँ के राजा विष्णु के मंदिरों में भूमिदान किया करते थे। और फिर इस कड़ी में आगे चलकर जगतपाल के बाद जीतपाल और आनंदपाल राजा बने, और इसी आनंदपाल का पुत्र था अजयपाल, अब तक का गढ़वाल का या अब तक का परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा और इस वंश का 37वां राजा, जिसने कत्यूरियों के सोने के सिंहासन को छीनकर अंततः परमार वंश की सत्ता स्थापित कर दी पूरी तरह से। पहला स्वतंत्र शासक भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अजयपाल गढ़वाल के इतिहास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अजयपाल के प्रश्न अब आपके पास रहेंगे। अजयपाल यानी टाइम पीरियड के हिसाब से 1490 और 519 का टाइम पीरियड है इसका। अब जो भी प्रश्न सामने है, एक तो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी अब तक भी परमाणु की सत्ता स्थापित नहीं हो पाई, ये अभी तक भिलंग घाटी के परमार कहलाते थे, अभी तक भी चांदपुरगढ़ या फिर संपूर्ण गणराज्य पर इनका अधिकार नहीं था, तो इसलिए अजयपाल को ही परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो प्रश्न परमार वंश का संस्थापक पूछे तो कनकपाल परमार, जो कि धारा नगरी का राजा था, और भानु प्रताप परमार ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। अगर वास्तविक संस्थापक कहेंगे तो अजयपाल, और अजयपाल से एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अजयपाल किस गोत्र का, सौनक गोत्र का था, और उसके पिता का नाम था आनंदपाल सेकेंड। और अजयपाल क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 37वां राजा था परमार वंश का, और दिल्ली सल्तनत के राजा सिकंदर लोदी का समकालीन था। और सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड, चूँकि लोदी जो लोदी वंश है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, बहलोल लोदी खासकर, चूँकि वो भी अफगान थे और उन्हें भी भारत में सत्ता स्थापित करने में काफ़ी दिक्कतें थी, इसीलिए सिकंदर लोदी का समकालीन लोदियों की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड अगर देखेंगे आप तो लगभग 1489 के आसपास रहेगा, और 1517 तक लगभग इसका टाइम पीरियड होगा सिकंदर लोदी का। तो इसका समकालीन अजयपाल है, तो पूरी तरह से समझ सकते हैं हम वहाँ, तो हमें दिल्ली सल्तनत के इतिहास से भी तुलना करते रहनी है परमारों की या परमार वंश की। अच्छा, अजयपाल के लिए उपाधियों की बात करेंगे तो अजयपाल को उसके कार्यों की वजह से या उसके जो उसने किया यहाँ पर गढ़वाल राज्य में या परमार वंश के लिए, उसे गढ़वाल का अशोक भी लिखा जाता है, उसे गढ़वाल का नेपोलियन भी लिखा जाता है। जिस प्रकार फ्रांस के राजा नेपोलियन ने फ्रांस के उत्थान के लिए काम किया है, बिस्मार्क यानी जर्मनी के तानाशाह बिस्मार्क ने जर्मनी का विस्तार किया था, उसी प्रकार उसने संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में कत्यूरी की सत्ता को समाप्त करके अंततः परमारों की सत्ता को स्थापित किया था। इसी संदर्भ में उसे गढ़वाल का अशोक, नेपोलियन या बिस्मार्क कहा जाता है। इसके अलावा कई उपाधियाँ उसके पास इतिहासकारों ने दी हैं, तो जैसे कवि भरत या भरत कवि, उनकी पुस्तक मानवोदय काव्य है, इसमें अजयपाल के लिए कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र यानी इस प्रकार से तुलना की गई है। यानी कुमाऊं या गढ़वाल क्षेत्र में इस राजा ने अपना साम्राज्य विस्तार संपूर्ण क्षेत्र में कर दिया था, इसलिए उसकी तुलना युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है। तो ये सब अजयपाल की उपाधियाँ हैं, उपनाम हैं। अच्छा, अजयपाल के बारे में और सारे प्रश्न, अगर चंद वंश के इतिहास को देखा जाए तो इसी के पैरेलल कुमाऊं में या अल्मोड़ा में चंद वंश का साम्राज्य था, और अजयपाल के समकालीन कुमाऊं में कीर्तिचंद का राज था। तो अजयपाल और कीर्तिचंद के मध्य थोड़ा विवाद भी रहे हैं। कहते हैं कि कीर्तिचंद ने अजयपाल के समय आक्रमण कर दिया था। तो कीर्तिचंद का टाइम पीरियड भी यहाँ पर सामने है, 1488 से 503। इससे लगता है कि हाँ, अजयपाल और कीर्तिचंद और सिकंदर लोदी लगभग समकालीन है।
और 1491 में पहली बार कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था अजयपाल के समय, और इसीलिए बधानगढ़ का युद्ध, बधानगढ़ ग्वालदम के पास जो गढ़ था 52 गढ़ों में से एक, वहां पर युद्ध हुआ। और संभवतः 2 युद्ध हुए, पहले कीर्तिचंद ने आक्रमण किया तो उसकी जीत होगी, बाद में अजयपाल ने उसे पराजित कर दिया, और लास्ट में बधानगढ़ की संधि हो गई ग्वालदम के पास, तो समझौता हो गया। और फिर इसके बाद बहुत लंबे समय तक आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो कुल मिला के अजयपाल के समय चंद्रवंश का राजा कौन था? तो कीर्तिचंद। कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बधानगढ़। कब की बात है? तो 1491 की बात। दोनों का टाइम पीरियड मैच भी करता है इसीलिए। अच्छा, इसके अलावा अजयपाल ने और जो किया, फिर जब उसने अंततः कीर्तिचंद को हरा दिया, ये संध्या हो गई, तो फिर उसने देवलगढ़ में, चूंकि ये भी देवलगढ़, राजा देवलगढ़ का ही था ये क्षेत्र, और ये भी श्रीनगर के पास ही था, वहाँ पर एक राजप्रसाद बनाया, नहीं महल बनाया, उसका निर्माण करवाया, और उसमें कुल देवी राज राजेश्वरी देवी, परमाणु की कुल देवी राज राजेश्वरी देवी थी, इसको प्रतिष्ठा स्थापित करवाई, यानी इनको स्थापित करवाया। और फिर धीरे धीरे, चूंकि चांदपुरगढ़ का राजा श्रीनगर के पास ही था ये राज्य, और उसके आसपास ही था ये राज्य, बाद में अजयपाल ने राजधानी को 1512 में चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ बना दिया, और फिर 1517 में उसने राजधानी को श्रीनगर स्थापित कर दिया। ये पूछता है कि देवलगढ़ और श्रीनगर राजधानी कौन परमार शासक ले गया? तो अजयपाल। कब? 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर। और जब देवलगढ़ और श्रीनगर राजधानी आ रही हैं तो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ होगा, बहुत सारे निर्माण कार्य हुए होंगे राजधानी के। तो कहते हैं कि क्यों हुआ राजधानी परिवर्तन, क्यों करना पड़ा राजा को? क्योंकि चंदों से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कीर्तिचंद से युद्ध भी हुए थे, तो आगे इस प्रकार की कोई समस्या ना आए इसलिए। तो इसलिए परिवर्तन का कारण चंद आक्रमणों से सुरक्षा मेन कारण था ये। और श्रीनगर का राज्य के मध्य में होना, क्योंकि श्रीनगर राज्य के मध्य में था, इसलिए राजधानी बीचों बीच में आएगी, और इससे क्या होगा? चंद आक्रमणों से थोड़ा रक्षा भी हो सकेगी, ये बड़ा कारण माना जाता है। अच्छा, बाद में जो किताबें लिखी गई अजयपाल के बाद, जैसे रामायण प्रदीप के लेखक यानी प्रदीप शाह के दरबार में रहने वाले विद्वानों ने प्रदीप शाह पर किताब लिखी है, रामायण प्रदीप, और गढ़वाल राज्ञा वंशावली, ये जो गढ़वाल के इतिहास पर किताबें लिखी गई, इनके अनुसार भी अजयपाल ने राजधानी को श्रीनगर बनाया, तो राजधानी को श्रीनगर बनाने वाला अजयपाल ही था, ये तय हुआ। अच्छा, तो जब देवलगढ़ राजधानी बनाई गई होगी 1512 में, तो वहाँ पर देवलगढ़ क्यों बनाई गई? क्योंकि श्रीनगर के समीप जो पहाड़ी थी देवलगढ़, उस पर गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल था। चूँकि अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का फॉलोअर था, और गोरखनाथ संप्रदाय के जो गुरु थे सतनाथ, उनको फॉलो करता था, उनका शिष्य था, इसलिए श्रीनगर के समीप देवलगढ़ पहाड़ी पर सतनाथ रहते थे, इसलिए अपने गुरु के समीप रहने के लिए उसने देवलगढ़ को राजधानी बनाया था, ये कहा जाता है। और वो गुरुनाथ संप्रदाय को या गोरखनाथ संप्रदाय को मानता था या नहीं था, इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। क्योंकि देवलगढ़ में जो विष्णु मंदिर है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर की दाहिनी ओर ठीक सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है, जो आज भी है कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस परमार शासक का देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के दाहिनी ओर की दीवार पर एक पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है? तो अजयपाल का। इससे ये प्रमाण मिलता है कि अजयपाल गढ़वाल का एक महत्वपूर्ण शासक था, और उसका सीमा विस्तार देवलगढ़ तक हो गया था। देवलगढ़ चूँकि धार्मिक कारण था, लेकिन जो भी रहा हो, अंततः वहाँ पर एक विष्णु मंदिर जो वर्तमान में है, वहाँ पर उसका प्रमाण है। और इससे प्रमाण बाद में भी मिलने लगे, क्योंकि वो सतनाथ को फॉलो करता था, मानता था, इसलिए गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी भी हो गया था अजयपाल धीरे धीरे। और बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी गई हैं। एक किताब या एक पुस्तक ये है जिसमें ये लिखा गया कि जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स ने भी इसका उल्लेख किया है। उनकी पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। इसमें लिखा गया है कि अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक था, और जिस प्रकार गोरखनाथ संप्रदाय का विस्तार पूरे देश में था, और गोरखनाथ के 84 सिद्धपीठ माने जाते हैं सिद्ध, उसमें से एक अजयपाल भी था। मतलब गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध अजयपाल को भी माना गया है। तो धीरे धीरे वो इतना शक्तिशाली हो गया था, या गोरखनाथ संप्रदाय का पूरी तरह से फॉलोअर हो गया था, ये कहना है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स और उनकी पुस्तक गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज। अच्छा, इसके अलावा वो किस संप्रदाय को मानता था? तो डॉक्टर सूरवीर सिंह ने तांत्रिक विद्या पर आधारित एक पुस्तक लिखी है, सांवरी ग्रंथ। सूर्य, इससे भी प्रश्न पूछता है, तो सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? तो अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है,
और हम इतिहास में आदिनाथ ऋषभदेव को कहते हैं, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। तो इसका मतलब वो जैन धर्म को भी मानता था, या फिर ये कहो कि वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या गोरखनाथ संप्रदाय सभी धर्मों का आदर या सम्मान करता होगा। लेकिन उनकी जो कुल देवी थी राजेश्वरी देवी थी, ये भी हम लिख चुके हैं। अच्छा, और उसके बारे में इस वंश का अब तक का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था, ये हमने पढ़ ही दिया है, जिसने अनेक गढ़ों को जीतकर जो गढ़वाल के शेष गढ़ बचे हैं उनको एक विशाल गणराज्य की स्थापना की और गढ़वाल का एकीकरण किया। वह परमार शासक जिसने संपूर्ण गढ़वाल का एकीकरण किया था तो वो अजयपाल है। और फिर कत्यूरी राज्य जो अब तक बचा हुआ था, यानी कार्तिकेयपुरी राजवंश कहते हैं, अजयपाल ने कत्यूरी के सोने के सिंहासन को अंतिम रूप से छीन लिया और कत्यूरी को पराजित कर दिया था। इसीलिए भी कहा जाता है जब वो 52 गढ़ों का एकीकरण कर रहा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे गढ़ थे जो उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसी में एक गढ़ कफू चौहान का था, उपूगढ़। उपूगढ़ का जो राजा कफू चौहान था वो वीर योद्धा था जो कभी अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए अजयपाल और कफू चौहान के मध्य संघर्ष का उल्लेख हुआ है कई पुस्तकों में। उसी में एक कहानी आपके सामने आई है यहाँ पर कि जब वो कफू चौहान स्वाभिमानी राजा था और अजयपाल की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और इसलिए उसकी वीरता के किस्से गढ़ पवाड़ा में मिलते हैं। पवाड़ा वैसे भी वीरता के किस्से होते हैं गढ़वाल में, और इसका उल्लेख तारादत्त गैरोला जी ने भी किया है कि किस प्रकार कफू चौहान वीर योद्धा था और कभी घुटने टेकने को तैयार नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती अजयपाल ने उसकी हत्या करवा दी। और कफू चौहान को गढ़वाल के इतिहास में महाराणा प्रताप, यानी गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है। और जब ज़बरदस्ती कफू चौहान का सर काट दिया गया सबके सामने, और क्योंकि वो झुकने को, हार मानने को तैयार नहीं था, तो उसके बावजूद भी कफू चौहान का सर अजयपाल के जब पाँव में नहीं गिरा तो तब उस संदर्भ में अजयपाल ने स्वीकार कर लिया कि ये स्टेटमेंट, वीर तुम जीते और मैं हारा, इसका मतलब था कि कफू चौहान के जो इरादे थे कभी अजयपाल से हारे नहीं या उसके इरादे नेक रहे, और लास्ट में अपने मृत्यु के बाद जब उसका सर कट गया उसके बाद भी उसका सर अजयपाल के पाँव में नहीं गिरा। और इसका मतलब था कि अजयपाल तब स्वीकार करता है इस बात को कि वीर तुम जीते और मैं हारा। और कफू चौहान के इस स्टेटमेंट से लगता भी है वो कितना वीर था। उसका स्टेटमेंट था कि मैं पशुओं में शेर की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। ये कफू चौहान का स्टेटमेंट है। तो कफू चौहान, उपगढ़, उस समय ये टेहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता था उपगढ़, तो उपगढ़ और उससे संबंधित दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। अच्छा, अजयपाल के बारे में और कुछ प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। अजयपाल, उसने देवलगढ़ में राजभवन बनाया था, ये हमें पता ही था, क्योंकि अपने गुरु के समीप रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर सतनाथ भैरव गुफा भी है उनके गुरु की। वहीं पर उसने गौरजा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, अपनी कुलदेवी राजेश्वरी को स्थापित किया देवलगढ़ के पास। और फिर बाद में जब श्रीनगर राजधानी बनाई तो वहाँ पर राजप्रसाद बनाया वहाँ पर, और कालिका देवी मठ स्थापित किया वहीं पर, कई देवालय बनाए वहाँ उसने, और एक विशाल प्रसादित शिलाखंडों से निर्मित चतुरस्थली भव्य प्रासाद जो कि बहुत फेमस था गढ़वाल के इतिहास में, जो परमार वंश का पहला राजभवन था, जो कई मंजिला था। और कहते हैं कि जब 1803 में विनाशकारी भूकंप आया था गढ़वाल में, वो ध्वस्त हो गया था। तो प्रश्न बनता है कि 1803 के जो गढ़वाल में भीषण भूकंप आया था उससे किस परमार वंश के राजा द्वारा बनाया गया श्रीनगर का राजप्रासाद यानी महल ध्वस्त हो गया था? तो अजयपाल, जो 1803 के विनाशकारी भूकंप में ध्वस्त हो गया था। ये लाइन आई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। चलिए इसी कड़ी में, यानी श्रीनगर का जो राजप्रसाद था चतुर्स्थली राजप्रसाद, यहाँ पर लिखा है चतुर्तली भव्य राजप्रसाद, ये किसका है? तो कई पीढ़ियों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो सका, तो यह अजयपाल का। अच्छा, सीमा यानी बॉर्डर कैसे उसने सील किए थे? अजयपाल का सीमा स्तंभ अटल था, चूंकि गढ़वाल से और कत्यूरी राज्य के बचे खुचे गढ़ों से अभी बहुत चुनौतियां सामने थी, इसलिए उसने अपने सीमावर्ती दुर्गों को, बॉर्डर को सील कर दिया था, सुदृढ़ किया और अनेक चौकियां स्थापित कर दी थी। और सबसे बड़ी बात कि माप तौल का मानकीकरण करवाया उसने कि इसके आधार पर किसी के साथ अन्याय न हो, और जो सामान्य जाति या धर्म के लोग हैं उसके दरबार में लोग थे, और जो उसके दरबार में जमींदार सामंत वगैरह थे वो सामान्य जनता के साथ अन्याय न करे, इसलिए उसने माप तौल का मानकीकरण करवा दिया था। और उसके लिए उसने अनाज मापने के लिए एक पैमाना यानी दूली पाथा की व्यवस्था की थी, जिसे धर्म पाथा भी कहा जाता था, जिसमें सबके साथ न्याय होता था। ये अजयपाल से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा अजयपाल ने जो किया वो वर्ण व्यवस्था से निपटने के लिए, चूंकि वर्ण व्यवस्था को लेकर दरबार में बहुत समस्याएं थी, इसीलिए वर्ण व्यवस्था से निपटने के लिए उसने दरबार में सिरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति कर दी थी।
यानी दरबार में उच्च वर्गीय ब्राह्मण, उच्च वर्गीय जो ब्राह्मणी वही भोजन बनाएगा और उसके हाथ का सभी लोग खाएंगे। ये था सिरोला ब्राह्मण, ये नियम था, ये बाद तक चलता रहा। और फिर अजयपाल के बाद का इतिहास गढ़वाल में बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं रह पाया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे राजा थे जिन्होंने शासन तो किया, लेकिन इतना शक्तिशाली शासन नहीं था। वैसे भी चूंकि कत्यूर साम्राज्य का अंत हो गया था और अजयपाल ने सत्ता अपने स्थापित कर ली थी। और फिर अजयपाल के बाद कई राजाओं का जिक्र हुआ है, कल्याणपाल शाह, सुंदरपाल, हंसदेवपाल, विजयपाल, सहजपाल, और फिर कल्याणपाल द्वारा शाह की उपाधि धारण किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इसको भी लेकर काफ़ी विवाद है। हम ये कहते हैं कि जब बहलोल लोदी यानी गद्दी पर बैठा था तो उसने कई क्षेत्रीय राजाओं को शाह की उपाधियाँ दी, बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी, लेकिन चूंकि अजयपाल और बहलोल लोदी का टाइम पीरियड किसी प्रकार से मैच नहीं करता, क्योंकि अजयपाल सिकंदर लोदी का समकालीन है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अजयपाल को बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि दी थी। हम ये कह सकते हैं कि परमार वंश के किसी पूर्ववर्ती राजा को बहलोल लोदी द्वारा या लोदी वंश के लोगों द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी, और इसी उपाधि को बाद में मतलब अजयपाल ने तो धारण नहीं किया, बल्कि कल्याणपाल ने कल्याण शाह के नाम से धारण किया था। और बाद में इसी परमार वंश का राजा बलभद्र परमार इस उपाधि को धारण कर लेगा पूरी तरह से, और इस उपाधि के साथ ही शासन करने लगेगा, और फिर इसी परमार वंश के राजा धीरे धीरे शाह कहे जाएंगे। यह था परमार वंश का इतिहास की शुरुआत और अजयपाल। इसी कड़ी में अजयपाल के बाद के राजाओं को हम एक के बाद एक पढ़ते रहेंगे, और आने वाले 5 या 6 वीडियोज में हम इस परमार वंश को समाप्त कर देंगे। और जो भी उत्तराखंड के अपर या लोअर पीसीएस में क्वेश्चन बनने की संभावना या बन सकते हैं वो सब कवर करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।